सो हाय, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो फ्रॉम एजुकेशनल हाइक्स। कैसे हो मेरी जान? आई होप मजे में होगे, पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। आज के इस वीडियो से हम कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर देख रहे होंगे। इस छोटी सी एक वीडियो देखने के बाद ना आपके क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2022 और 23 के सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो आप सॉल्व कर पाओगे। इन क्वेश्चंस को आंसर करने का मैं बड़ा ही शॉर्ट तरीका आपको बताने वाला हूं। साथ साथ में हम एक दो नहीं बल्कि 35 to 40 लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे सो दैट यू कैन बी इजी इन एग्जाम्स। नाउ टॉपिक्स इंक्लूडेड इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ रहे होंगे? टाइपोलॉजी ऑफ इंग्लिश ग्रामर क्वेश्चंस, यानी 2022 और 23 में आपको किस तरीके के क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर में देखने को मिलेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। इन क्वेश्चंस को कैसे शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करके आप आंसर पा सकते हो। साथ साथ में प्रैक्टिस के लिए सभी लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन जो आपके 2022 और 23 में 100% नहीं तो 85% चांसेस हैं कि भाई यही क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाएं। इस वीडियो को देखने के बाद तुम डिसाइड करना। सो दिस वन वीडियो इज गोइंग टू बी 10 मार्क्स वर्दिंग। सो आर यू रेडी फॉर दिस वन? मैं तो तैयार हूं मेरे दोस्त। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन इस बार के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये लेटेस्ट सैंपल पेपर से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है और मैंने जब इस पूरे सैंपल पेपर को एनालाइज किया तो मुझे केवल 3 तरीके के क्वेश्चंस दिखे। सबसे पहला और तीसरा वाला जो क्वेश्चन है ये गैप फिलिंग का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमें गैप फिलिंग का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में। दूसरा तरीका है रिपोर्टेड स्पीच, आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, ये रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन है। और तीसरा आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं। तो भाई टोटल 12 क्वेश्चंस होते हैं, आपको केवल 10 क्वेश्चंस करना है और इन 10 के 10 क्वेश्चन केवल या तो गैप फिलिंग के होंगे या रिपोर्टेड स्पीच के होंगे या एरर डिटेक्शन के होंगे। तो अब दिमाग की बत्ती जल रही है। केवल यही 3 टॉपिक अगर हमने कवर कर लिया ना तो इस सेक्शन बी के 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स हम अचीव कर सकते हैं। बहुत आसान है, ट्रस्ट मी। आगे चलते हैं और आपको सबसे पहले बताते हैं हमारा पहला टॉपिक गैप फिलिंग के आंसर्स आप ट्रिक से कैसे ला सकते हो। ठीक है, सो हाय, नमस्ते और मेरी क्रिसमस। तुम्हारा सांता आया है और बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आया है। सो कीपिंग एन आई ऑन योर बोर्ड एग्जाम डेज 2023 वी हैव कम अप विद सच अ बुक जिसमें आपको प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स भी मिलेंगे ना, वो भी लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग 2023 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। नहीं समझ में आया? आप लोग कमेंट में वो वर्ड यूज करते ना लगातार कि भैया सबसे बेस्ट वाली सैंपल पेपर कौन सी है, सबसे अच्छा सैंपल पेपर कौन सा होगा जिससे 2023 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाए मेरे दोस्त। सो दिस वन इज द बुक फ्रॉम शिवदास पब्लिशर्स। और इस बुक की सबसे खास बात यह है ना, इस बुक में आपको पिछले 7 सालों के 15 से भी ज्यादा बोर्ड पेपर्स मिल जाएंगे और उन बोर्ड पेपर्स में उन क्वेश्चंस को रिमूव कर दिया गया है जो इस साल के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, है ना। बेस्ट वाली सैंपल पेपर। दिस सैंपल पेपर कम्स फॉर ऑल द 4 सब्जेक्ट्स, दैट इज इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स एंड साइंस। आपको इन बुक्स के इनिशियल पेजेस में ही सीबीएसई के सैंपल पेपर, लेटेस्ट सैंपल पेपर फुल्ली सॉल्व मिल जाने वाले हैं। एंड ऑब्वियसली किसी एक सैंपल पेपर को सॉल्व करके आपका कॉन्फिडेंस तो गेन होने वाला नहीं है, तो इस बुक में ही आपको लेटेस्ट सीबीएसई के सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग 5 और fully solved sample papers दिए गए हैं so that you can be familiarized with the type of questions, pattern of questions coming in your board exams। सिर्फ इतना ही नहीं, वन गो रिवीजन के लिए आपको यहाँ पर वैल्यू पॉइंट्स और चैप्टर वाइज समरी दी गई है सभी सब्जेक्ट्स में। ये सभी लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है। और गेस व्हाट, सबसे अच्छी बात यह है कि भाई आप इन बुक्स को अभी अगर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक निकालकर क्लिक करते हो तो वहां आपको इन सभी बुक्स पर डिस्काउंट चल रहा है ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस। सो फटाफट नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, फटाफट जाओ, क्लिक ऑन द लिंक एंड गो फॉर दिस बुक, शिवदास पब्लिशर्स, पास्ट 7 ईयर बोर्ड पेपर्स प्लस सैंपल पेपर्स। 2-3 ट्रिक मैंने बताया है आपके गैप फिलिंग के क्वेश्चंस को करने के लिए। मैंने 2022 और 23 के लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ये ट्रिक्स बनाए हैं। ये आपको कहीं भी, किसी भी किताब में, कहीं भी इंटरनेट पर नहीं मिलने वाले हैं। सबसे पहली जो हमारी ट्रिक है कि भाई इस बार के लेटेस्ट पैटर्न में मैंने देखा ना कि ज्यादातर इंडेफिनिट टेंस के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यानी आपको एक सेंटेंस दे देगा, गैप फिलिंग की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो आपको एक सेंटेंस दे देगा और वहां पर आपको एक गैप दिया होगा। इस गैप में आपको वर्ब की फॉर्म भरनी होगी, लेकिन अगर आपको पता है कि कौन सी वर्ब की फॉर्म भरनी है
तभी आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो कैसे पता करोगे? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। अगर कोई ऐसा सेंटेंस देखो जिसमें नो हेल्पिंग वर्ब, कोई भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल ना हुआ हो, समझ जाना वो इंडेफिनिट टेंस है। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक हम यहां पर एग्जांपल लेते हैं, आप देख सकते हो, द मॉडर्न स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। आप देख रहे हो यहां पर इस पूरे सेंटेंस में कहीं भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ है? कहीं पर भी नहीं ना। तो ये क्या हो गया? ये इंडेफिनिट टेंस हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, आप यहां देख सकते हो, ये भी हमारा एक इंडेफिनिट टेंस है। क्या यहां पर कहीं पर भी तुम्हें हेल्पिंग वर्ब दिख रही है? अब ये मत बोलना कि भैया हमें हेल्पिंग वर्ब भी पता नहीं है। जाओ गधे पढ़ो, ठीक है, पढ़ के आओ फिर ये वीडियो देखो, क्योंकि ये सबसे इजीएस्ट वीडियो है। 10th में आने के बाद ये वीडियो इतना आसानी से आपको कोई भी इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। तो गैप फिलिंग का जो सबसे पहला ट्रिक है वो है इंडेफिनिट टेंस से। आपको क्या होगा, ऐसे कुछ गैप दे दिया रहेगा, यहां पर आपको इंडेफिनिट टेंस के वर्ब का फॉर्म भरना है, ठीक है। तो केवल इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला वो जो प्रेजेंट में हो, ठीक है, पहला वो जो सेंटेंस प्रेजेंट में हो, और दूसरा वो जिसमें सेंटेंस पास्ट में हो। तो भैया जिसमें प्रेजेंट में सेंटेंस है उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे, या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस ऐड कर देंगे। जैसे अंडरस्टैंड में एस ऐड है, ये क्यों है? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, द मॉडर्न स्टूडेंट, ये सिंगुलर है, ठीक है। सॉरी, यहां स्टूडेंट्स नहीं होगा, यहां पे स्टूडेंट होगा, ठीक है। तो ये सिंगुलर है। अब सिंगुलर है इसलिए हमने वर्ब भी सिंगुलर यूज किया है। तो भाई इंडेफिनिट टेंस का अगर प्रेजेंट टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस। समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? बस इतना जान के रखो कि भाई जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस ऐड होगा, अगर वो प्रेजेंट में है तो। अगर वो पास्ट में है तो सिंपली हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे ही रोट इन एग्जाम, ही रोट इन एग्जाम, उसने एग्जाम में लिखा। तो आप देख सकते हो इसमें हमने केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है। क्यों? क्योंकि ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो सबसे पहला ट्रिक है हमारा इंडेफिनिट टेंस को लेकर। हम देखेंगे ज्यादातर क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में कि जिसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं हुआ है उसमें आपको वर्ब की फॉर्म भरनी है। तो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। देख लेना कि सेंटेंस प्रेजेंट में है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरना, सेंटेंस पास्ट में है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म भरना। समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? समझ गए होगे। अब हम चलते हैं अपने दूसरे तरीके पर। गैप फिलिंग का जो दूसरा ट्रिक है वो है मॉडल ऑक्सिलरीज के यूज को लेकर, ठीक है। ये बहुत कंफ्यूजन होती है कि भैया कौन से मॉडल ऑक्सिलरीज कहां हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहां पर वो सभी मॉडल ऑक्सिलरीज रखे हैं जो इस बार के एग्जाम में पूछे जाएंगे। इससे ज्यादा होते तो 13 हैं, लेकिन इससे ज्यादा कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी आपके एग्जाम में नहीं आएगा। इनका यूज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपको ऑप्शंस में बहुत सारे मॉडल्स दे देगा, शुड, ऑट टू, कैन, मे, शैल, विल, ऑप्शन में दिया होगा। आपको चूज करना है कि भाई इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट होगा यूज करना। तो अगर पूरे सेंटेंस में हमें सजेशन दिया जा रहा है, कोई हमें सलाह दे रहा है, जैसे यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स को, मतलब अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, तो ये क्या है? सजेशन है ना। तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? शुड का यूज करेंगे। तो सेंटेंस देख लेना गैप फिलिंग का, अगर वो हमें कहीं से किसी भी तरीके से सलाह दे रहा है तो वहां पर हम शुड का यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? अच्छा, दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी है हमारा ऑट टू। ये एक ऐसा मॉडल है जहां पर हम इसे यूज करेंगे, समझ जाना वहां पर ड्यूटी और ऑब्लिगेशन की बात हो रही है। मतलब सेंटेंस दिया है, सेंटेंस में आपको गैप फिल करना है, ठीक है। और इस गैप के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, शुड दिए हैं, ऑट टू दिया है, कैन, में। मान लो सेंटेंस में किसी ड्यूटी की बात हो रही है, ड्यूटी जैसे यू ought to love your country, तुम्हें अपने देश से प्यार करना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है, ठीक है। अच्छा, you ought to go school daily, तुम्हें स्कूल डेली जाना चाहिए, ये क्या है? हमारी ड्यूटी है ना भाई, ये हमारे कर्तव्य है, ऑब्लिगेशन है। तो जहां पर कर्तव्य की बात हो ना, वहां पर हम ought to का प्रयोग करते हैं। समझ पा रहे हो? अच्छा, अगला मॉडल ऑक्सिलरी है हमारा कैन। कैन किसी भी चीज की क्षमता दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, एबिलिटी दिखाने के लिए। मान लो किसी सेंटेंस में कुछ ऐसा लिखा है कि भाई आई डैश स्पीक इंग्लिश,
स्पीक इंग्लिश। ठीक है, अब आपको ऑप्शन में दिया है कैन दिया है, मे दिया है, शैल, विल, ऑट टू, शुड सब दिया है, मान लो, क्या फिल करोगे भाई? यहां पर कुछ ऐसा सेंस निकल रहा है कि आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, मेरे अंदर ये क्षमता है, मेरे अंदर ये कैपेसिटी है कि आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो समझ पा रहे हो, कैन का यूज हम कहां करेंगे? जहां पर किसी क्षमता की बात हो, एबिलिटी की बात हो, किसी भी तरीके की क्षमता। जैसे आई कैन लिफ्ट दिस 20 kg बैग। ठीक है, मान लो कोई 20 किलो का बैग है और अगर तुम उसे उठा सकते हो, लिफ्ट कर सकते हो, तो ये तुम्हारे अंदर क्षमता है, ये तुम्हारी एबिलिटी है। वहां पर क्या यूज करोगे? कैन का यूज करोगे। अगला मॉडल ऑक्सिलरी है हमारा मे पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए इस्तेमाल की जाती है भाई। जहां पर किसी काम के होने की संभावना 50-50% हो, मतलब 50% हो कि वो काम हो भी सकता है, 50% है कि वो काम नहीं भी हो सकता है, तो वहां पर हम मे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर बारिश होने वाली रहती है तो भाई कोई बता थोड़ी सकता है कि बारिश होगी कि नहीं होगी, चांसेस होते हैं, पॉसिबिलिटी होती है कि बारिश हो जाए। ठीक है, तो एक मान लो कुछ ऐसा दे दिया कि इट डैश रेन टुडे। ठीक है, तो अब यहां पर तुम्हें ऑप्शंस में शुड दिया है, ऑट टू दिया है, कैन दिया है और मे दिया है। क्या फिल करोगे? यहां पर बारिश होने की संभावना है। ठीक है, हम यही तो कह सकते हैं ना कि भाई बारिश हो सकती है, ऐसा थोड़ी कहेंगे कि बारिश होगी ही, भगवान थोड़ी है अपन हम। ठीक है, तो जहां पर संभावना की बात हो वहां पर हम मे यूज करेंगे। यार देखो, मॉडल्स का मतलब होता है मूड। तुम्हें उस सेंटेंस का मूड समझना पड़ेगा कि वो जो सेंटेंस है ना, वो किस सेंस में बोला गया है। सजेशन के सेंस में बोला गया है, शुड का यूज करेंगे। ड्यूटी या कोई कर्तव्य दिखाने के लिए बोला गया है, ऑट टू का इस्तेमाल करेंगे। क्षमता यानी एबिलिटी दिखाने के लिए यूज किया है तो कैन का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस में हमें किसी तरीके की पॉसिबिलिटी, संभावना दिखाई जा रही है, मे का इस्तेमाल करेंगे। एक और है शैल और विल। अब इसका यूज तो तुम्हें पता ही होगा कि ये फ्यूचर रेफरेंस में हमें यूज करते हैं। हम शैल विल का यूज फ्यूचर में करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें मार दूंगा, आई विल किल यू, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, तो ये काम फ्यूचर में होने वाला है, मैं तुम्हें अभी नहीं मार रहा, मैं तुम्हें मारूंगा। तो भाई किसी भी फ्यूचर रेफरेंस को दिखाने के लिए हम शैल या विल का यूज करते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में तुम हर सब्जेक्ट के साथ विल का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो शैल विल में कंफ्यूज मत होना कि भैया शैल का इस्तेमाल कहां करें, विल का कहां करें। ठीक है, याद रखना मॉडर्न इंग्लिश में विल का यूज सभी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये दो ट्रिक्स थे जो आपको गैप फिलिंग के लिए जानने हैं। गैप फिलिंग के लिए एक और ट्रिक है, वो है प्रेपोजिशन से। आपको प्रेपोजिशंस के भी यूज आने चाहिए। हमने यहां पर वो सभी प्रेपोजिशंस लिखे हैं जिससे इस बार के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बल्कि इस बार के नहीं, पिछले 10 साल के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख लो, केवल यही कुछ प्रेपोजिशंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन प्रेपोजिशंस का अगर यूज आपको पता है, आसानी से क्वेश्चन कर ले जाओगे। तो सबसे पहला है हमारा ऑफ। देखो, ऑफ की हिंदी मीनिंग होती है का होता है, या की होती है, या के होता है। जैसे हम कहते हैं ना, ये सोहन की किताब है, तो भाई ये तो हिंदी में हमने कह दिया का, की, लेकिन इंग्लिश में जब इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो हम ऑफ का यूज करेंगे। दिस इज द बुक, दिस इज द बुक ऑफ रोहन, दिस इज द बुक ऑफ रोहन। तो भाई सबसे पहला ऑफ का एक ट्रिक याद रखना कि ऑफ हम वहीं पर यूज करते हैं जहां पर हमें किसी की बिलोंगिंग्स दिखानी हुई। जैसे ये किताब किसकी है? रोहन की है ना, तो रोहन की किताब है, मतलब दिस बुक बिलोंग्स टू रोहन। जहां पर बिलोंगिंग्स की बात हो कि भाई ये कोई भी चीज किसकी है। हाँ, एक चीज और है कि भाई कोई अगर किसी चीज का पार्ट है, जैसे दिस गाय इज the member, this guy is the member of parliament। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि भाई हमने यहां पर पार्ट यानी हिस्सा दिखाने के लिए भी ऑफ का यूज किया है, यानी पार्लियामेंट का सदस्य है, पार्लियामेंट का एक हिस्सा है ना। तो भाई किसी चीज का हिस्सा दिखाने के लिए या कोई चीज किसकी है ये दिखाने के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत जरूरी प्रेपोजिशंस की यूज है ये। फॉर का मतलब क्या होता है? फॉर का मतलब होता है के लिए। हम हिंदी में कहते हैं ना, तेरे लिए मैंने ये कर दिया, तो भाई के लिए हम यूज करते हैं फॉर। ठीक है, तो फॉर का यूज कहां पर होता है? बिफोर द पीरियड ऑफ टाइम,
या कोई बेनिफिट दिखाने के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं दो एग्जांपल देता हूं फॉर का। आप ऐसे भी कह सकते हो कि भाई आई हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स तो आप यहां पर देख सकते हो ये जो 2 घंटा है ना, ये पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम के पहले हमने यूज किया है फॉर। तो सबसे पहला जो फॉर का इस्तेमाल होगा वो पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कोई ऐसा समय जो निश्चित ना हो, 2 घंटा, 3 घंटा, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता, 4 साल, इन सभी समय के पहले हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर का एक और इस्तेमाल है किसी तरीके का बेनिफिट दिखाने के लिए। जैसे मैंने कहा कि ही स्टडीज फॉर एग्जाम। तो यहां पर बेनिफिट क्या है, वो पढ़ाई का बेनिफिट क्या है, एग्जाम के लिए। ये पढ़ क्यों रहा है, एग्जाम के लिए, इसलिए हमने यहां पर फॉर का यूज किया है। तो फॉर केवल 2 परिस्थितियों में हम इस्तेमाल करते हैं, एक पीरियड ऑफ टाइम के पहले, और एक अगर किसी चीज से कोई बेनिफिट है ना, तो वहां पर भी हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑफ और फॉर समझ गए आप, बिल्कुल समझ गए होंगे। तीसरा विथ। अब विथ का मतलब तो आपको पता है, विथ का मतलब होता है के साथ, ठीक है ना। विथ का मतलब होता है के साथ, किसी तरीके की कंपनी दिखाने के लिए। जैसे मैंने कहा कि आई एम गोइंग टू दिल्ली विथ माई फादर। मैं अपने पिताजी के साथ दिल्ली जा रहा हूं। तो भाई मेरे कंपनी में कौन है, एक तो मैं जा रहा हूं, और मेरी कंपनी में और कौन है, वो है मेरे फादर, ठीक है। तो इसलिए हमने यहां पर विथ का यूज किया है। अगर कोई भी चीज साथ में की जा रही है, आप विथ का इस्तेमाल करोगे। समझ में आ रहा है। अच्छा, फ्रॉम का मतलब होता है से। कोई चीज कहां से आ रही है, कोई चीज कहां से जा रही है, मतलब सोर्स दिखाने के लिए हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सनलाइट कहां से आती है, ऑब्वियसली सन से आती है ना। तो हम कुछ ऐसे कह सकते हैं, सनलाइट कम्स फ्रॉम सन। तो भाई इस सनलाइट का जो सोर्स है वो क्या है, सूरज देवता है, उन्हीं से लाइट आती है, इसलिए हम फ्रॉम का यूज करेंगे। अच्छा, कुछ और हम यूज देख लेते हैं फ्रॉम का। जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। तो आप यहां पर देख रहे हो कि भाई मेरे आने का जो सोर्स है, मतलब मैं कहां से आ रहा हूं, दिल्ली से आ रहा हूं ना। तो फ्रॉम का यूज हम यहां भी करेंगे, क्योंकि यहां पर भी हम दिखा रहे हैं कि भाई मेरे आने का सोर्स क्या है, शुरुआत कहां से हुआ है मेरे आने का, दिल्ली से हुआ है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे। अच्छा, ये तो हो गया भाई ऑफ, फॉर, विथ और फ्रॉम। बाई का इस्तेमाल कहां पर होता है, बाई का यूज होता है भाई जहां पर किसी ने कोई चीज बना दिया है। यूज टू से हु क्रिएटेड और डन समथिंग, मतलब किसी ने क्या काम किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे दिस पेंटिंग इज पेंटेड बाई मी। ठीक है, बाई का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है के द्वारा। कोई काम किसके द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, कोई चीज किसके द्वारा डन किया गया, किसके द्वारा क्रिएट किया गया। जैसे हम ऐसे कह सकते हैं कि ह्यूमंस आर क्रिएटेड बाय गॉड। ठीक है, तो देखो यहां पर बाई हमने किसके पहले यूज किया, गॉड के पहले। गॉड ने क्या किया, हमें क्रिएट किया है। यहां पर बाई मैंने मी के पहले यूज किया। मी ने क्या किया है, इस पेंटिंग को पेंट किया है। तो समझ पा रहे हो, कोई काम किसने किया वो दिखाने के लिए हम बाई का यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अच्छा, इन, ऑन और एट, ये बहुत ही कॉमन प्रेपोजिशंस है जिनके एग्जाम में आने के परसेंट 99 होते हैं। भाई इन, ऑन, एट से तुम्हें एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, और बहुत क्लियर सा फंडा है इनका कि इन का इस्तेमाल बहुत बड़े समय या बहुत बड़े जगह के पहले यूज होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि इन 1992
ए, तो पूरा साल जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, साल के अंदर कई महीने होते हैं, कई दिन होते हैं, तो बड़े समय के लिए हम इनका यूज करेंगे। बड़े जगह के लिए भी हम इनका यूज करते हैं, जैसे हम कह सकते हैं इन इंडिया। इंडिया भाई बहुत बड़ी जगह है, हाँ बिल्कुल। अच्छा, इन यूपी भी कह सकते हैं हम, यूपी भी बड़ी जगह है। हम इन दिल्ली भी कह सकते हैं, ठीक है, बड़ी जगह है। तो भाई जो बड़ी जगह है या बड़ा टाइम है उसके पहले हम इनका इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब इससे छोटे समय और इससे छोटी जगह के लिए हम ऑन का यूज करते हैं, जैसे आई एम ऑन वसंत विहार, आई एम ऑन वसंत विहार इन दिल्ली, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो, मतलब इनका यूज कहां पर यूज करेंगे हम, बड़े समय बड़े जगह के पहले। ऑन का यूज मोर स्पेसिफिक टाइम और मोर स्पेसिफिक प्लेस, यानी इससे छोटे समय और इससे छोटी जगह के लिए हम ऑन का यूज करेंगे। और सबसे बिल्कुल एप्रोप्रिएट जगह और टाइम बताने के लिए हम एट का यूज करते हैं, जैसे आई केम हियर एट 5 o'clock। तो भाई 5 o'clock क्या है, एक फिक्स टाइम है, ठीक है। अब इससे छोटा तो कुछ हो नहीं सकता है, तो इसलिए हम इसके पहले एट का यूज करेंगे। इन ऑन एट का फंडा बहुत क्लियर है भाई। देखो, इन ऑन एट प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में भी आते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में भी आते हैं। तो इन टाइम मतलब इन का यूज हम किस टाइम के पहले करते हैं, बड़े टाइम के पहले। जैसे कोई साल हो गया, 2-3 साल का समय हो गया, तो इनका यूज करेंगे। कोई सेंचुरी, ठीक है, हम सेंचुरी की बात करते हैं ना, इन 19th सेंचुरी, ठीक है, फिर भी हम इनका यूज करेंगे। तो बड़े समय और बड़े प्लेस के पहले हम इन, उससे छोटे समय उससे छोटे प्लेस के लिए हम ऑन, और सबसे छोटे प्लेस और जगह के लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं एमंग और बिटवीन। एमंग और बिटवीन बहुत आसान है। अगर कोई चीज हम सभी लोगों में बांट रहे हैं तब तो हम एमंग का यूज करेंगे, और कोई चीज अगर हम केवल 2 लोगों में बांट रहे हैं तब हम बिटवीन का यूज करेंगे। तो भाई गैप फिलिंग की ये 3 ट्रिक्स याद रहेंगे आपको। अब हम आगे आपको दिखाएंगे कि इन 3 ट्रिक्स का इस्तेमाल करके कैसे आप क्वेश्चंस करोगे नए पैटर्न वाले, ठीक है। तो अब ये गैप फिलिंग के 3 क्वेश्चंस थे, स्क्रीनशॉट ले लो, अभी इसका लो, आगे इसका ले लो, और अब हम चलते हैं एरर डिटेक्शन और एडिटिंग के ट्रिक्स की तरफ, ठीक है। अच्छा, एरर डिटेक्शन और एडिटिंग के बहुत ही कॉमन ट्रिक्स हैं, छोटे मोटे 3-4 ट्रिक्स जो मैंने बताए हैं। सबसे पहला कि भाई अगर किसी भी सेंटेंस में हैज, हैव और हैड का इस्तेमाल होता है तो उसके आगे आपको पता होना चाहिए कि वर्ब की 3rd फॉर्म ही आती है, कोई और वर्ब की फॉर्म नहीं आ सकती है। जिस भी सेंटेंस में तुम्हें हैज, हैव और हैड दिखे और इसके आगे मान लो इसने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यूज कर ली, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाई देता हूं। मान लो इसने कह दिया कि भाई ही हैज डूइंग, ही हैज डूइंग समथिंग, ही हैज डूइंग समथिंग, ठीक है। एरर करेक्शन के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, पूरा एक सेंटेंस दे देगा, गलत क्या है आपको पहचानना है। तो सबसे पहले देखो, अरे ये तो हैज का इस्तेमाल हुआ है यहां पर, हैज के बाद तो वर्ब की 3rd फॉर्म आनी चाहिए, ये तो आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है, गलत है ना भैया, बिल्कुल गलत है मेरे दोस्त। तो हैज, हैव और हैड ये 3 हेल्पिंग वर्ब ऐसे हैं जिनके बाद केवल वर्ब की 3rd फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो ये था हमारा पहला ट्रिक एरर डिटेक्शन और एडिटिंग को करने के लिए, ठीक है। अच्छा, सेकंड ट्रिक की तरफ चलते हैं। भाई देखो, एक चीज और है कि प्लूरल नाउन के साथ हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे शादियों में मोटी लड़की के साथ मोटे लड़के की शादी होती है, पतले लड़के के साथ पतली लड़की की शादी होती है, बिल्कुल ऐसे ही किसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, नाउन का मतलब उस सेंटेंस का सब्जेक्ट, अगर उस सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो उस सेंटेंस का वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। प्लूरल वर्ब कैसे बनता है, अगर हम उसमें से एस और ईएस रिमूव कर देते हैं तो वर्ब हमारा प्लूरल बन जाता है। जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है ना वो प्लूरल ही होता है। जैसे गो सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है। ये सिंगुलर कैसे बनेगा, जब हम इसमें ईएस ऐड कर देंगे, ये गोज हो गया मतलब सिंगुलर है ये, ठीक है। ऐसे ही एक और वर्ब की फॉर्म है, मान लो हमने कर दिया जंप, तो ये क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है मेरे दोस्त, क्योंकि ये बेस फॉर्म है, प्लूरल में होता है। इसको सिंगुलर बनाना है, हमने एस लगा दिया, ये हो गया सिंगुलर। ऐसे ही मान लो हमने लिख दिया राइट, ठीक है। अब बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है भाई, क्यों, क्योंकि इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम आगे एस का इस्तेमाल करते हैं,
राइट्स कर देंगे, तो अब ये सिंगुलर हो गया। ठीक है, तो भाई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। एक चीज और है, लोगों को पहचानने में दिक्कत होती है कि प्लूरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब हम कैसे पहचानेंगे। तो प्लूरल वर्ब वो होता है जिसमें एस और ईएस नहीं यूज होता, सिंगुलर वर्ब वो होता है जिसमें एस और ईएस यूज होता है। याद रहेगा पहला ट्रिक, दूसरा ट्रिक। ठीक है, अच्छा अब हम तीसरे ट्रिक पर चलते हैं और इस ट्रिक में हम लाइक और एज में क्या डिफरेंस है ये जानेंगे, क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो भाई देखो, लाइक का इस्तेमाल कहां पर होता है, किसी चीज की सिमिलरिटी दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूं कि ही इज ब्यूटीफुल, सॉरी हैंडसम कह सकते हैं, ही इज हैंडसम लाइक, ही इज हैंडसम लाइक हेवन, वो जन्नत की तरह सुंदर है। तो यहां पर हमने सिमिलैरिटी दिखाई है कि भाई जो जन्नत है ना वो बिल्कुल उसी की तरह सुंदर है, दोनों के बीच में सिमिलैरिटी है। तो अगर हम कंपैरिजन की बात करें तब हम लाइक का यूज करेंगे। एस का इस्तेमाल कहां करते हैं, जहां पर कोई चीज वो एक्चुअल है। जैसे अगर मैंने कह दिया कि ही fought as a lion, he fought as a lion मतलब वो लड़ा जैसे कि शेर, तो मतलब बिल्कुल शेर की तरह लड़ा वो। ठीक है, उसकी लड़ाई में शेर की लड़ाई में बिल्कुल कोई फर्क नहीं था। ठीक है, तो लाइक का मतलब सिमिलरिटी दिखाने के लिए, एस का मतलब कोई चीज एक्चुअल में क्या है वहां पर हम एस का यूज करेंगे। जैसे ही फॉट एज अ लॉयन, उसने एक्चुअल में जो लड़ाई करी बिल्कुल शेर की तरह करी, एकदम खून खून कर दिया भाई बंदे ने की, तो उसको हम वहां पर एस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लाइक और एस के 2-3 एग्जाम्पल्स तुम इंटरनेट से पढ़ लोगे ना तो तुम्हें इन दोनों के बीच में क्लियर डिफरेंस पता चल जाएगा। जो आइडिया था इन दोनों का वो मैंने आपको बता दिया कि भाई लाइक का इस्तेमाल सिमिलरिटी दिखाने के लिए, एस का इस्तेमाल ये बताने के लिए कि कोई चीज एक्चुअल में क्या है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट ट्रिक, सेकेंड ट्रिक और थर्ड ट्रिक स्क्रीनशॉट लो फटाफट, एरर डिटेक्शन के फटाफट शॉर्ट ट्रिक्स के स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम चलते हैं अपने अगले 3-4 और ट्रिक्स हैं जो एरर करेक्शन हमें करने के लिए जानना पड़ेगा, बहुत ही जरूरी और बहुत ही छोटे छोटे ट्रिक्स है। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ ट्रिक हो गया कि भाई किसी भी सेंटेंस में, आपको पता है कि कोई भी सेंटेंस है तो वो सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होता है। सब्जेक्ट का मतलब कोई नाम हो सकता है, जैसे रोहन हो गया। ठीक है, तो आपको पता है कि भाई इज, आर, वॉज और वर ये कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं और इनके बाद कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही वर्ब यूज होता है, यानी आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अच्छा मान लो किसी सेंटेंस के बाद, किसी सेंटेंस में इज, आर, वॉज और वर का इस्तेमाल हुआ है लेकिन उसके आगे आईएनजी फॉर्म नहीं लगी है, कोई फॉर्म नहीं है, वर्ब की कोई फॉर्म नहीं है आगे, तो याद रखना जिस सेंटेंस में इज, आर, वॉज और वर इस्तेमाल हो गया उसमें या तो आईएनजी फॉर्म यूज होगी, और अगर आईएनजी फॉर्म यूज नहीं होगी तो वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आप ये चेक कर लेना कि पढ़ने में सेंटेंस कैसा लग रहा है, आईएनजी फॉर्म के साथ अच्छा लग रहा है कि वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ अच्छा लग रहा है, वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इतना याद रहेगा। आपका जो फोर्थ ट्रिक है वो बड़ा ही आसान है मेरे दोस्त, आपको समझने में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। देखो हमने आपको बताया कि कोई भी सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। अगर हेल्पिंग वर्ब इज, आर, वॉज और वर है, मतलब इन चारों में से अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है, एरर करेक्शन का क्वेश्चन है और उसके बाद गोइंग, सिंगिंग, जंपिंग, डांसिंग यानी आईएनजी फॉर्म नहीं आई है, तो याद रखना इज, आर, वॉज, वर के साथ आईएनजी फॉर्म यूज हो सकती है या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो आईएनजी फॉर्म अगर नहीं यूज हुई है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आंख बंद करके लगा सकते हो। नाउ फिफ्थ ट्रिक इज, आपको पता है कि भाई टू, जिस भी सेंटेंस में टू का इस्तेमाल हुआ है उसके बाद अगर कोई भी वर्ब आएगी तो वो वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी। तुम कहो कि टू के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो, गलत हो जाएगा, ये नियम के खिलाफ है, ऐसा नहीं होता है। अरे एरर डिटेक्शन और एडिटिंग के क्वेश्चन में ना 50% क्वेश्चन आप पिछले 5 साल के उठा के देख लो ना, यहीं से आए हैं भाई कि टू के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर देता है, जबकि सही क्या है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होना चाहिए। टू के बाद कोई भी वर्ब का फॉर्म नहीं आता, केवल वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे टू प्ले, ठीक है, टू प्ले। अब ये कहो कि प्लेयड हो जाए तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी जो कि टू के साथ यूज नहीं करते हैं हम, तो केवल टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये बहुत ही जरूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसे कहीं लिख लो, अब भी लिख लो कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। अच्छा, ए एन और द का यूज हम बचपन से करते आ रहे हैं, फिर भी आज कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। एरर डिटेक्शन में कई क्वेश्चंस ऐसे भी हैं कि जहां पर द का इस्तेमाल होना चाहिए लेकिन वहां पर उसने ए और एन का यूज कर दिया है। अगर तुम्हें पता है कि भाई यहां पर ए एन का यूज नहीं होगा, यहां पर द का यूज होगा, तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। तो आपको इन दोनों का यूज पता होना चाहिए कि ए और एन कहां यूज होता है और द कहां यूज होता है। देखो, जब किसी अनस्पेसिफाइड चीज की बात हो, देखो ए एन और द, इनके बाद हमेशा नाउन ही आता है, क्योंकि ये क्या है, ये आर्टिकल्स हैं, ठीक है। आर्टिकल्स के बाद हमेशा नाउन ही आता है। तो ए और एन के बाद कौन सा नाउन आता है, अनस्पेसिफाइड नाउन। अगर हम उस नाउन को जानते ना हो, वो नाउन हमसे अननोन हो, ठीक है। अगर कोई ऐसी चीज की बात हो रही है जो उस सेंटेंस में फर्स्ट टाइम यूज हुआ है, तो भाई वहां पर हम ए और एन का यूज करेंगे। और कोई ऐसी चीज है जो उस सेंटेंस को पढ़ने के बाद लग रहा है कि हाँ इस सेंटेंस में ये चीज जानी पहचानी है, तो वहां पे हम द का यूज करेंगे। जैसे हम ऐसे कह सकते हैं कि आई वेंट टू द प्रिंसिपल, आई वेंट टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस, ठीक है। अब देखो यहां पर नाउन है हमारा प्रिंसिपल और उसके पहले हमने यूज किया द क्यों यूज किया, क्योंकि प्रिंसिपल तो स्पेसिफाइड होते हैं ना। किसी भी स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है वो फिक्स होता है, ऐसे थोड़ी होता है कि किसी प्रिंसिपल को तुम जानते ही ना हो, तो तुम जाओगे तभी जब तुम प्रिंसिपल को जानोगे। तो प्रिंसिपल के पहले हम द का यूज करेंगे, तो द और ए एन, ये बहुत ही इजी है यूज करना। ए एन के बाद हमेशा अननोन नाउन आता है और द के बाद हमेशा नोन नाउन आता है। जैसे हम ए एन का भी एक यूज आपको बता देते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि भाई ही इज एन एक्टर, वो क्या है, वो एक एक्टर है। देखो एक्टर तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, उन्हीं में से एक एक्टर ये भी है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये अनस्पेसिफाइड नाउन है, ठीक है। तो अनस्पेसिफाइड नाउन के पहले जनरल केस में हम ए एन का यूज करते हैं, और जहां पर स्पेसिफिक चीज की बात हो रही है वहां पर हम द का इस्तेमाल करते हैं। सो दीज आर द 7 ट्रिक्स। एरर करेक्शन और एडिटिंग के लिए मैंने आपके लिए 7 ट्रिक्स बनाए हैं। अगर इन 7 ट्रिक्स को अगर आपके दिमाग में थोड़ा भी है ना, तो ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन हम प्रैक्टिस भी करेंगे, आपको पता चलेगा कि हाँ भैया ये ट्रिक्स से तो हमें क्वेश्चंस करना आसान हो गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान ट्रिक है यार, बस स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके एक बार दिमाग में आ सके, ठीक है। अब चूंकि हमने 2 टॉपिक्स देख लिए हैं, अब हम आते हैं अपने इंग्लिश ग्रामर के आखिरी टॉपिक यानी रिपोर्टेड स्पीच में। भाई साहब रिपोर्टिंग स्पीच के जो क्वेश्चंस है ना, उनको हमने 3 स्टेप्स में ब्रेक डाउन किया है। आपको बस इन्हीं तीनों स्टेप्स को ध्यान से पढ़ना है जो मैं बताने जा रहा हूं। रिपोर्टेड स्पीच का एक भी नंबर कटने नहीं दूंगा। स्टेप नंबर 1, आपको रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन चेंज करना होता है। प्रोनाउन कैसे चेंज होता है, वैसे फॉर्मूला तो होता है सन अपॉन 1, 2 और 3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि भाई अगर आप डायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन देखते हो, इफ वी फाइंड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इन डायरेक्ट स्पीच, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द स्पीकर। अब देखो मान लो तुम्हारा जो क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया है, जैसे आई आया है और वी आया है, ठीक है। तो जब डायरेक्ट स्पीच में तुम इसे बदलोगे ना, तो ये आई और वी जो होता है ना, वो उस सेंटेंस का जो स्पीकर है, अगर वो सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन में बदल जाएगा, थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में बदल जाएगा, फर्स्ट पर्सन है तो वो फर्स्ट पर्सन में ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अगर हम डायरेक्ट स्पीच में देखते हैं यानी क्वेश्चन में देखते हैं, तो हमें रिपोर्ट करते टाइम उसकी जगह पर स्पीकर जो है उस सेंटेंस का, जैसे मान लो राम है स्पीकर उस सेंटेंस का, तो हम आई वी को चेंज करके ही लगा सकते हैं, ही लगाएंगे, ठीक है। समझ में आया। अच्छा ये तो रही बात फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की। अच्छा मान लो अगर हमने सेकंड पर्सन प्रोनाउन देख लिया, जैसे यू अगर हमने डायरेक्ट स्पीच में देख लिया, तो जब हम इसे रिपोर्ट करेंगे ना, तो ये लिसनर यानी
उस सेंटेंस को जो सुन रहा है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस को सुनने वाला है, बोलने वाला राम है और सुनने वाला श्याम है, ठीक है, तो श्याम भी क्या है, इसके लिए भी हम ही का ही यूज करेंगे ना। तो सेकंड पर्सन हमारा लिसनर के अकॉर्डिंग बदलता है, यानी ऑब्जेक्ट जो है उस सेंटेंस का। समझ में आ रहा है? और अगर तुम तीसरा पर्सन प्रोनाउन देखते हो डायरेक्ट स्पीच में, जैसे ही हो गया, ठीक है, शी हो गया और इट हो गया, ठीक है, और दे हो गया, तो ये सब चेंज नहीं होते हैं, इट विल नॉट चेंज। अगर आप याद करना चाहो तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन यानी नो चेंज। तो सबसे पहले आपको चेंज इन प्रोनाउंस आना चाहिए, ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना। सेकंड स्टेप पर चलते हैं। भाई साहब, प्रोनाउन एक बार हमने चेंज कर लिया तो हमें डायरेक्ट स्पीच के वर्ब्स को भी चेंज करना होता है जब हम उसे रिपोर्टेड स्पीच में बदलते हैं। तो अच्छा, क्या बदलेंगे? अगर डायरेक्ट स्पीच यानी क्वेश्चन में तुम्हें डू दिखता है, डस दिखता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखता है, तो तुम इसे सिंपली डू और डस को इसके पास्ट फॉर्म यानी डिड में चेंज कर दोगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब के सेकेंड फॉर्म में चेंज कर दोगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, आगे अगर तुम्हें डायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन में इज, आर और एम दिखता है तो आप उसे वॉज और वर में बदल दोगे। हैज हैव दिखता है तो हैज हैव का जो पास्ट है हैड में बदल दोगे। हाँ, याद रखना, अगर तुम डिड और वर्ब की सेकेंड फॉर्म देखो ना तो उसे हैड में बदलना होता है। डिड का कोई पास्ट फॉर्म नहीं होता है, इसलिए हम हैड में बदलते हैं उसे। वॉज और वर हैड बीन में बदल जाता है। और जो शैल, विल, मे, कैन, ये अपने अपने पास्ट फॉर्म, शैल का पास्ट फॉर्म शुड में बदल जाएगा, विल का पास्ट फॉर्म वुड में बदल जाएगा, मे का पास्ट फॉर्म माइट में बदल जाएगा और कैन का पास्ट फॉर्म कुड में बदल जाएगा। मतलब जितने भी वर्ब्स तुम क्वेश्चन में देखो वो उनके पास्ट फॉर्म में बदल दो। जैसे मैंने डू डस को डिड में बदला है, इज, एम, आर का जो पास्ट फॉर्म होता है वॉज, वर होता है, हैज, हैव का पास्ट फॉर्म हैड होता है और डिड और वर्ब का सेकेंड फॉर्म का पास्ट फॉर्म हैड होता है, वॉज, वर हैड बीन में बदल जाएगा और शैल, विल, मे, कैन अपने अपने पास्ट फॉर्म में बदल जाएगा। अब एक बोनस ट्रिप ले लो मेरी तरफ से कि भाई व्हेन वी रिपोर्ट क्वेश्चंस द सब्जेक्ट comes before the verb. For example, डायरेक्ट स्पीच में तुमसे ये हो गया कि भाई why is he shouting? Why is he shouting? अब इसी को आपको रिपोर्ट करना है। तो भाई जब आप इसे रिपोर्टेड स्पीच में बदलोगे ना तो सबसे पहला काम क्या होगा, ये जो सब्जेक्ट है ये पहले आ जाएगा, why he, और इज बदल जाता है was में, ये देखो हमने बताया ना। तो why he was shouting, ठीक है। इससे इस बार बड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहीं पर गलती होती है, ठीक है। जब भी रिपोर्टेड स्पीच में हम बदलते हैं तो क्वेश्चन बदल जाता है आंसर में। वाई इज ही हो जाएगा वाई ही वॉज। समझ में आ रहा है? तो ये बोनस ट्रिप है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आते हैं अपने आखिरी स्टेप पर। भाई साहब, हमने प्रोनाउन चेंज कर दिया, हमने वर्ब चेंज कर दिया, कुछ और वर्ड्स होते हैं, अगर आप ये इन्हें देखते हो इन वर्ड्स को तो इन्हें भी बदलना होता है। जैसे टुडे और एस्टरडे अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में दिखता है तो टुडे बदल जाएगा दैट डे में और यस्टरडे बदल जाएगा द डे बिफोर में। यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल, तो रिपोर्टेड स्पीच में ये हो जाता है द डे बिफोर। नाउ बदल जाएगा देन में, लास्ट वीक हो जाएगा द वीक बिफोर, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा द फॉलोइंग ईयर, टुमारो हो जाएगा द नेक्स्ट डे, हियर देयर हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा और दीस का दोज हो जाएगा। ये तीन टेबल आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, तभी आप रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चंस कर सकते हो। भाई यहां पर भी हमने आपके लिए एक बोनस टिप रखा है कि भाई व्हेन वी रिपोर्ट यस नो टाइप क्वेश्चंस वी यूज इफ और वेदर। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में आया कि भाई हैव यू completed homework, have you completed homework? तो अब आप इसे जब रिपोर्ट करोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, he asked। अब देखो क्वेश्चन को रिपोर्ट करने के लिए ये यस नो टाइप क्वेश्चन है, मतलब इसका आंसर हम सिर्फ हाँ और नहीं में ही तो देंगे ना। मान लो तुमसे कोई पूछे हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, तुम क्या बोलोगे, हाँ कंप्लीट कर लिया भैया, नहीं कंप्लीट किया तो नहीं कंप्लीट किया, तो यस नो में ही दोगे ना। तो जो भी यस नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं उन्हें रिपोर्ट करते टाइम तुम इफ या वेदर लिखोगे, ठीक है। ही आस्क्ड इफ
आई हैव या आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, ठीक है, जो भी आगे बदलना का मैंने जो भी रूल बताया आप वो यूज कर लोगे। तो ये रहे भाई रिपोर्टिंग स्पीच, गैप फिलिंग और एरर डिटेक्शन के शॉर्ट ट्रिक्स। अब आप एक्साइटेड होगे इन ट्रिक्स को क्वेश्चंस में अप्लाई करने के लिए ना, तो चलो सभी तरीके के लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस देखेंगे हम 3 अलग अलग ग्रामर के सेट में, यानी 1-2 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 35-40 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आर यू रेडी? चलो चलते हैं। सो अब हम लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और इस बार के क्लास 10th के इंग्लिश के एग्जाम में जैसा आपको सेक्शन बी देखने को मिलेगा ना, एग्जैक्टली वैसे ही हमने इन क्वेश्चंस को अरेंज करे हैं। बिल्कुल सेट 1, सेट 2, सेट 3, 3 सेट हमने आपके लिए बनाए हैं और ये तीनों सेट बिल्कुल इस बार के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड हैं। सेक्शन बी हमारा ग्रामर का सेक्शन होता है, 10 मार्क्स कंटेन करता है। टोटल आपको 12 क्वेश्चंस मिलेंगे ग्रामर में और करना केवल 10 क्वेश्चन है, 2 आप छोड़ सकते हो, ऑप्शनल है, ठीक है। तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को करना और देखते हैं जो हमने अभी ट्रिक सीखा है क्या ये काम कर रहा है भी या नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख के ही लग रहा है गैप फिलिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट एन आउटलाइन अपडेट, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि क्या है। द मॉडर्न स्टूडेंट डैश द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। आपको वर्ब की फॉर्म भरनी है, मैंने बताया था भाई सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, चेक करो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है। द मॉडर्न स्टूडेंट, द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है दैट मीन्स कि ये या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगा। आप पता करो प्रेजेंट है कि पास्ट है। द मॉडर्न स्टूडेंट यानी आज का बच्चा इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज समझता है लास्ट में आ रहा है ना, मतलब आज का बच्चा जो है वो एक्सरसाइज का महत्व जानता है आ रहा है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां है? यहां है, यहां है। ये दोनों नहीं है तो ये दोनों ऑप्शन कट कर दो। अब ये चूज करना है कि भाई अंडरस्टैंड भरेंगे कि अंडरस्टैंड्स भरेंगे। देखो अब ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। सिंगुलर है तो अंडरस्टैंड्स भरोगे, प्लूरल है तो अंडरस्टैंड भरोगे। देखो द मॉडर्न स्टूडेंट, एक बच्चे की बात हो रही है, मतलब सिंगुलर बच्चे की बात हो रही है, तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर यूज होगा यहां पर। सो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी हम यहां पर अंडरस्टैंड्स भरेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब है, सब्जेक्ट भी हमारा सिंगुलर है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन अ सिस्टर एंड हर ब्रदर। एक भाई बहन के बीच में बातचीत हो रही है, इसको आप पढ़ो एंड कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग टिम्स रिप्लाई करेक्टली। टिम यानी जो मैंडी का भाई है, इसने यहां पर कुछ कहा है, बस यही आपको रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है। क्या कहा है? सबसे पहले मैंडी यानी जो बहन है वो कहती है कि क्या तुमने मेरा नया अम्ब्रेला देखा, अच्छा है ना? तो इसका भाई कहता है कि हाँ हाँ अच्छा है, क्या तुमने इसे मॉल से खरीदा? अब इसी को हमें रिपोर्ट करना है, तो यहां पर कुछ आपके लिए दिया गया है, करके इसने पहले से ही दिया है कुछ और कुछ आपको भरना है। जैसे देखो, मैंडी आस्क्ड हर ब्रदर इफ ही हैड सीन हर न्यू अम्ब्रेला एंड वांटेड टू नो इफ इट वॉज अ फाइन वन। तो मतलब मैंडी की जो पूरी बात थी वो यहां पर रिपोर्ट करके दिया गया है, ठीक है। टिम अग्रीड दैट इट वॉज एंड आस्क्ड मैंडी। टिम एग्री दैट इट वॉज, ठीक है। तो ये भी इसने रिपोर्ट कर दिया है, हमें केवल रिपोर्टेड स्पीच में इतना ही बदलना है। अब देख रहे हो आप, ये क्वेश्चन है, ये क्या है? ये एक तरीके का क्वेश्चन है और चूंकि ये यस नो टाइप क्वेश्चन है, यस नो टाइप क्वेश्चन को जब हम रिपोर्टेड स्पीच में बदलते हैं तो इफ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो इफ हमने यूज कर दिया तो भाई टिम अग्रीड दैट इट वॉज एंड आस्क्ड मैंडी इफ क्वेश्चन का सेंटेंस है। मैंने बोनस टिप आपको दिया था कि भाई जब क्वेश्चन को रिपोर्ट कर रहे होते हैं तो उस क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट होता है वो पहले आता है और ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो पीछे हो जाती है। तो सब्जेक्ट क्या है? यू है, यानी सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था सन 1 2 3, यानी जो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सुनने वाले के अकॉर्डिंग चेंज होगा। बोलने वाली कौन है? टिम है। सुनने वाला कौन है? मैंडी है, जो कि लड़की है, तो हम यहां पर शी का इस्तेमाल करेंगे, इफ शी, ठीक है। अच्छा, डिड चेंज हो जाता है हैड में, तो इफ शी हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? बॉट, ठीक है।
बॉट इट फ्रॉम द मॉल। उसके बाद फुल स्टॉप। तो एक बात याद रखो कि जब कभी भी आप क्वेश्चन को रिपोर्ट कर रहे हो तो लास्ट में वो जो क्वेश्चन होता है ना वो आंसर बन जाता है। क्यों? क्योंकि हम सब्जेक्ट पहले यूज कर देते हैं और हेल्पिंग वर्ब बाद में यूज करते हैं। देखो सब्जेक्ट पहले यूज किया, हेल्पिंग वर्ब बाद में यूज किया, अब ये आंसर बन गया। पूछा था उसने क्वेश्चन, लेकिन रिपोर्ट करते टाइम ये बन जाता है आंसर। इसलिए सब्जेक्ट पहले और हेल्पिंग वर्ब बाद में इस्तेमाल होता है। ठीक है, इज इट ओके? आप देख पा रहे हो ये होगा रिपोर्टेड स्पीच, डिड यू बाय इट फ्रॉम द मॉल का। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 भी हम देख पा रहे हैं ये गैप फिलिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, और मॉडल ऑक्सिलरीज से क्वेश्चन पूछा है। मॉडल मतलब मूड। मूड देखते हैं क्या है। डेंटल हाइजीन डैश बी इनकलकेटेड इन चिल्ड्रेन, मतलब बच्चों के अंदर अपने दांत की सफाई को लेकर जागरूकता फैलानी चाहिए। ये एक सलाह है कि भाई बच्चों के अंदर ना डेंटल हाइजीन पैदा करना चाहिए, उनको अपने दांत साफ करने की सलाह देनी चाहिए। तो सलाह की बात हो रही है, सलाह की बात हो रही है तो हम शुड का यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था शुड का मतलब क्या होता है। शुड का मतलब होता है भाई सजेशन। जिस सेंटेंस में हम किसी को सलाह दे रहे हो, सजेस्ट कर रहे हो, वहां पर हम शुड का यूज करेंगे। ठीक है, तो बच्चों को यह सलाह दी जा रही है कि वो अपने दांतों का ख्याल रखें, डेंटल हाइजीन का ख्याल रखें, इसलिए हम यहां पर शुड का इस्तेमाल करेंगे। सो विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन? ए वाला विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है? ये है भाई एरर करेक्शन का क्वेश्चन। ठीक है, आपको इस सेंटेंस में एरर ढूंढना है और आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा एरर करेक्ट है। ठीक है, जैसे डॉल्फिन्स एंड किलर व्हेल्स हैज लर्नड वेरियस टेक्निक्स। में हंसा क्यों? तुम बोलो। क्योंकि भाई यहां पर डॉल्फिन्स भी हैं, किलर वेल्स भी हैं, दो लोग हैं, और यहां पर जो वर्ब यूज हुई है वो सिंगुलर वर्ब यूज हुई है। हैज का प्लूरल वर्ब क्या होता है? हैव होता है ना मेरे दोस्त। यहां पर दो चीजें हैं ना, तो हैज कैसे यूज कर सकते हो? हम हैव का इस्तेमाल करेंगे ना, मैंने आपको बताया था। तो भाई देख लो हैज की जगह हैव कहां? ये बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। देख पा रहे हो, बहुत आसान है, बस आपको अपनी आंखें खुली रखनी है तभी आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, जादू ही है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा यहां पर कुछ सेंटेंस दिया गया है, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि भाई इसमें से क्या भरा जाएगा। ये प्रेपोजिशंस हैं, मैं इन सभी प्रेपोजिशंस के यूज आपको पहले बता चुका हूं, बिटवीन का भी, इन का भी, फॉर का भी, एमंग का भी। देखते हैं यहां पर क्या भरा जाएगा। देयर इज अ जनरल ब्रीफ स्टूडेंट्स दैट दोज हु राइट लॉन्ग सेंटेंसेस गेट बेटर मार्क्स। मतलब एक मान्यता है कि भाई जो बच्चे लंबे क्वेश्चंस के आंसर लिखते हैं उन्हें ज्यादा नंबर मिलता है। ये हम पहले भी कहते थे कि भाई तुम पूरी कॉपी भर डालो तुम्हें ज्यादा नंबर मिलेगा। तो ये क्या है? देखो, देयर इज जनरल बिलीफ, एक मान्यता है किसके बीच में? बच्चों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में। यहां पर दो बच्चों की बात तो नहीं हो रही है, सारे बच्चों की बात हो रही है, ऑल की बात हो रही है। तो जब सभी लोगों की बात हो तो हम क्या यूज करेंगे? वहां पर एमंग का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर अगर केवल दो लोगों के बीच की बात होती तो हम बिटवीन का यूज करते। इन और फॉर तो यहां पर कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, तो देयर इज जनरल बिलीफ among students that those who write long sentences get better marks. Is it okay? What will be the correct answer? D वाला हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये भी हमारा गैप फिलिंग का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है कि भाई fill in the blanks by using the correct form of the word in the bracket for the given portion of the letter. सब्जेक्ट है इस लेटर का ban on polybacks. Dear sir, I agree that there should be a complete ban on polybacks when they are burning, they give out an obnoxious smell. अब देखो यहां पर are है और मैंने आपको बताया था कि भाई is, am और are के बाद हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी लगनी चाहिए, और अगर ये नहीं आ रहा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए। यहां पर देखो क्या फिट बैठ रहा है, आईएनजी फॉर्म फिट बैठ रहा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म फिट बैठ रहा है। देखो व्हेन दे आर बर्निंग, व्हेन दे आर बर्निंग, ये गलत है ना यार, अच्छा नहीं लग रहा कि व्हेन दे आर बर्निंग, जब वो लोग जल रहे हों, दे गिव आउट एन ऑब्नॉक्सियस स्मेल। यहां पर होगा बर्न्ड, थर्ड फॉर्म यूज होगा। मतलब जब इन्हें जलाया जाता है, जब पन्नियों को जलाया जाता है तो वो बहुत गंदी स्मेल देते हैं।
फिट बैठ रहा है कि नहीं? ऐसा तो यहां पर फिट नहीं बैठेगा। अगर हम आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे बर्निंग तो वो फिट नहीं बैठेगा। ठीक है, तो आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हम यहां पर करेंगे। हमें कैसे पता चला? पढ़ने में ही ऑड लग रहा है भाई। व्हेन दे आर बर्निंग दे गिव आउट एन ऑब्नॉक्सियस स्मेल। जब वो जल रहे हैं तो वो गंदी स्मेल देते हैं। कुछ ऑड नहीं लग रहा? यहां पर हम बर्न्ट का इस्तेमाल करेंगे, बर्न के थर्ड फॉर्म का। जब उन्हें जलाया जाता है वो गंदी स्मेल देते हैं। तो ये सही लग रहा है कि नहीं? तो यहां पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये एक रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन है। डॉक्टर और पेशेंट के बीच में बातचीत हो रही है, बस इन्हीं बातचीत को हमें रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है। डॉक्टर कहता है हाउ डू यू फील नाउ, तुम्हें अब कैसा महसूस हो रहा है? पेशेंट कहता है अच्छा महसूस हो रहा है। इसी को रिपोर्ट करना है। इन रिस्पॉन्स टू द डॉक्टर्स क्वेश्चन, डॉक्टर ने क्वेश्चन किया। क्या क्वेश्चन किया? हाउ डू यू फील नाउ। बस इसी को आपको रिपोर्टेड स्पीच में बदलना है। ठीक है, तो चलो अब बदलना स्टार्ट करते हैं। भाई ये एक क्वेश्चन है, दिख रहा है? बिल्कुल क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में हमें पता है, क्योंकि ये यस नो टाइप नहीं है, इसका आंसर हम ब्रीफ में देंगे तो इफ और वेदर नहीं लगाएंगे। हाउ डू यू फील नाउ, इसको हमें रिपोर्टेड स्पीच में बदलना है। सबसे पहला काम क्या करो, ये जो वर्ड है वो लिख डालो। तो क्वेश्चन ऑफ हाउ, ठीक है, हाउ। अब चूंकि क्वेश्चन है तो भाई जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो पहले आता है और हेल्पिंग वर्ब बाद में आता है। ऐसा ही तो होता है ना? तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू, और यू क्या है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। तो जब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे सन अपॉन 1 2 3, हमें पता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी सुनने वाले के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। डॉक्टर बोल रहा है, सुन कौन रहा है? पेशेंट। पेशेंट ही हो सकता है, शी हो सकता है। तो भाई इन रिस्पॉन्स टू द डॉक्टर्स क्वेश्चन ऑफ हाउ ही, ठीक है। अब चूंकि हमें पता है कि जब रिपोर्ट करते हैं तो क्वेश्चन बन जाता है आंसर, ठीक है। और आंसर में ये कौन सा टेंस है? फटाफट बताओ। एक नंबर का क्वेश्चन है हाउ डू यू फील नाउ, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हम डू का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आंसर में डू नहीं होता है। आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर आपने पढ़ा होगा तो भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम डू का इस्तेमाल नहीं करते, उसमें कोई वर्ब की फॉर्म यूज नहीं करते, मतलब हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो क्या यूज करेंगे भैया? इसी फील को हम पास्ट में कर देंगे, हाउ ही फेल्ट, हाउ ही फेल्ट, और नाउ हो जाता है देन में। तो हाउ ही फेल्ट देन, द पेशेंट रिप्लाइड दैट शी फेल्ट स्लाइटली बेटर। तो अब समझ में आया कि इन रिस्पॉन्स टू द डॉक्टर्स क्वेश्चन ऑफ हाउ ही फेल्ट देन द पेशेंट रिप्लाइड दैट शी फेल्ट स्लाइटली बेटर। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा एरर करेक्शन का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ मैगजीन एंड सप्लाई द करेक्शन। एरर ढूंढो और करेक्शन क्या है वो लिखो। तो भाई ये है सेंटेंस, इसी में हमें गलती ढूंढनी है। चलो पढ़ते हैं। सोशल वर्क कोर्सेस प्रिपेयर्स फ्रंट लाइन वर्कर्स टू टेक अप सोशल वेलफेयर टास्क। फिर से देखते हैं। सोशल वर्क कोर्सेस, ये हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल में है, बिल्कुल प्लूरल में है। क्यों? कैसे पता चला भैया? क्योंकि कोर्सेस मतलब प्लूरल है ना भाई ये। अच्छा, तो जब प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, लेकिन ये तो सिंगुलर है। कैसे पता? क्योंकि यहां पर एस ऐड है भाई। जिस भी वर्ब में एस ऐड हो जाए वो सिंगुलर होता है। सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, कुछ मैच नहीं कर रहा, तो इसको भी हमें प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो गलती क्या है? गलती है प्रिपेयर्स में, ठीक है। प्रिपेयर्स लिखा है, होना क्या चाहिए? प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। हम इसे प्लूरल बनाएंगे तो ये हो जाएगा प्रिपेयर। अब समझ में आया? सोशल वर्क कोर्सेस प्रिपेयर फ्रंट लाइन वर्कर्स टू टेक अप सोशल वेलफेयर टास्क। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अमित आस्क्ड रजनी अ क्वेश्चन। अमित ने रजनी से एक क्वेश्चन पूछा। अब अमित के क्वेश्चन को आपको रिपोर्ट करना है। आर यू गोइंग टू द हेलेंस्की कॉन्फ्रेंस? यस नो टाइप क्वेश्चन है। इफ या वेदर से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि अमित आस्क्ड रजनी, क्या लिखेंगे? अमित आस्क्ड रजनी, क्या पूछा? अमित आस्क्ड रजनी। चूंकि ये यस नो टाइप क्वेश्चन है, इसका आंसर हम हां और नहीं में देंगे, इसलिए इफ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अमित आस्क्ड रजनी इफ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल। अब देखो, अब सब्जेक्ट यूज करना है। तो भाई किसी भी क्वेश्चन को जब तुम रिपीट कर रहे होते हो, रिपोर्ट कर रहे होते हो, तो सब्जेक्ट पहले आता है
और वर्ब चला जाता है बाद में, सब्जेक्ट क्या है, यू, ठीक है। और जब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे सन अपॉन 1 2 3, तो सेकंड पर्सन है हमारा यू, सेकंड पर्सन सुनने वाले के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सुनने वाली कौन है इसमें, रजनी है, तो रजनी क्या है, लड़की है ना, तो अमित आस्क्ड रजनी इफ, लड़की है तो शी, इफ शी, आर चेंज हो जाएगा वॉस में, इफ शी वॉस गोइंग, if she was going to the हेलसिंकी कॉन्फ्रेंस, हेलसिंकी कॉन्फ्रेंस को मैं शॉर्ट में लिख देता हूं और यहां पर फुल स्टॉप, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगता। रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन बदल जाता है आंसर में, तो क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन को रिपोर्ट कर दिया कि अमित आस्क्ड रजनी इफ शी वाज गोइंग टू द हेलसिंकी कॉन्फ्रेंस। इज इट ओके, समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा गैप फिलिंग का क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द एप्रेहेंशन ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा एक अनाउंसमेंट किया है, इसको कंप्लीट करने के लिए इन चारों ऑप्शन में से एक चूज करो। क्या लिखा है कि मेनी पीपल इन इंडिया लैक, क्या लैक करते हैं, डैश, प्रॉपर सैनिटेशन एंड हाइजीन। मेनी पीपल इन इंडिया लैक इन मेंटेनिंग प्रॉपर सैनिटेशन एंड हाइजीन, गलत लग रहा है। मेनी पीपल इन इंडिया लैक, लैक चूंकि ऑलरेडी वर्ब है ना, तो वर्ब के बाद क्या आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है भाई, जैसे टू आएगा, फॉर आएगा, ठीक है। तो देखते हैं, मेनी पीपल इन इंडिया लैक टू मेंटेन प्रॉपर सैनिटेशन, लैक फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर सैनिटेशन, या लैक मेंटेनेंस प्रॉपर, मेंटेनेंस तो नहीं होगा, गलत है ये, ठीक है। मेनी पीपल इन इंडिया लैक इन मेंटेनिंग प्रॉपर सैनिटेशन, नहीं, गलत है। मेनी पीपल इन इंडिया लैक टू मेंटेन, हाँ ये वाला सही होना चाहिए, ये करेक्ट लग रहा है कि भाई मेनी पीपल इन इंडिया, ज्यादातर लोग जो इंडिया में रहते हैं लैक करते हैं, किस चीज से लैक करते हैं, क्योंकि ये वर्ब आ चुका है, तो हम यहां पर अब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, टू मेंटेन प्रॉपर सैनिटेशन एंड हाइजीन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये बी वाला। तो हमने 12 में से 10 क्वेश्चंस कर लिए। अब ये जो दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, तुरंत स्क्रीनशॉट लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, तुरंत अभी लो, अभी लो, क्योंकि करना आपको ये है, ये होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 का स्क्रीनशॉट लो, ये दो ऑप्शंस यहां पर भी हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि ये भी आपको खुद से करना है। 10 मैंने कर दिए, 10 आपके एग्जाम में भी करने होते, 2 ऑप्शनल है जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। अब हम सेट 2 की तरफ चलते हैं। सेट 1 सक्सेसफुली करने के बाद आई होप मजा आया होगा यार, सच बताओ। थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, चाय पानी पी लो, मजा आ रहा है कि नहीं, एक बात बताओ, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना प्रेम भैया आपने सच में मजा कर दिया है कि नहीं। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। 10 क्वेश्चन करने आउट ऑफ 12, 12 क्वेश्चन हमने आपके लिए दिए, आपको करने केवल 10 है, ठीक है। तो चलो एक एक करके करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखने में ही लग रहा है गैप फिलिंग का क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। क्या है कि भाई 1 डैश गो फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर बाई बस। एक आदमी दिल्ली से जयपुर जा सकता है बाई बस, जा सकता है, क्षमता है उसके अंदर कि भाई बस से अगर तुम्हें दिल्ली से जयपुर जाना है तो तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी है कि तुम जा सकते हो, ठीक है। तो एबिलिटी की बात हो रही है, और एबिलिटी कैन शो करता है। क्या शो करता है, एबिलिटी को दिखाने के लिए हम कौन से मॉडल ऑक्सिलरीज यूज करते हैं, कैन। यहां पर मे तब यूज होता जब पॉसिबिलिटी की बात होती। जब तुम बस से जा रहे हो तो इसमें क्या संभावना है, बस से जा रहे हो तो दिल्ली से जयपुर पहुंच ही जाओगे, ये तुम्हारी क्षमता है भाई। यहां पे सजेशन भी नहीं दिया जा रहा है, इसलिए शुड नहीं यूज करेंगे, मे का भी यूज नहीं करेंगे, माइट का यूज एकदम कम पॉसिबिलिटी, किसी चीज के होने की जब 20% चांस हो तब हम माइट यूज करते हैं। यहां पर 100% चांस है, अगर तुम एक बार बस पकड़ लिए तो दिल्ली से जयपुर पहुंच जाओगे। तो क्या यूज करेंगे एबिलिटी के लिए, वन कैन easily go from Delhi to Jaipur by bus. Which one will be the correct option? ए वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अगेन हमारा रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन है, 2 लोगों का कन्वर्सेशन है, हमें रिपोर्ट करना है। क्या है, मिसेस राय, ओहो पति पत्नी की बात है। मिसेस राय क्या कहती हैं, आई कांट बिलीव इट, मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने अपना 5 किलो वजन घटा दिया है। मिस्टर राय कहते हैं बहुत अच्छा किया तुमने, योर डाइट सीम्स टू बी वर्किंग, तुम्हारा जो खाना है जो तुमने कम किया ना
लग रहा है कि वो असर कर रहा है, बस इसी बात को तुम्हें रिपोर्ट करना है। मिसेस राय एक्सप्रेसिंग सरप्राइज टोल्ड मिस्टर राय दैट शी कुड नॉट बिलीव शी हैड लॉस्ट 5 kgs। मिस्टर राय एक्सक्लेम्ड, मिस्टर राय एक्सक्लेम करते हैं मतलब खुशी से क्या कहते हैं, मिस्टर राय एक्सक्लेम्ड दैट, ठीक है, इट वॉज ग्रेट, इट वॉज ग्रेट। मिस्टर राय एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज ग्रेट, दैट इज ग्रेट है ये शॉर्ट फॉर्म दिया ना, इज, दैट इज ग्रेट हो जाता है दैट इट वॉज ग्रेट। रिपोर्टेड स्पीच में इट इज ग्रेट क्या हो जाएगा, इट वॉज ग्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो मिस्टर राय एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज ग्रेट एंड योर डाइट सीम्स टू बी वर्किंग एंड सेड दैट, क्या कहा, ये सब्जेक्ट है, योर डाइट हमारा सब्जेक्ट है, केवल योर सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहां पे हम सी का यूज नहीं करेंगे। ओके, तो योर डाइट सेड दैट, योर का क्या हो जाएगा, हर डाइट, ठीक है, हर डाइट सीम्स, जो कि ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। सेड दैट हर डाइट seemed to be working, her diet seemed to be working। तो आप एक बार इसे देख लो कि भाई मिस्टर राय ने क्या कहा, दैट इज ग्रेट, योर डाइट सीम्स टू बी वर्किंग। बस इसी को हमने रिपोर्ट किया है कि मिस्टर राय एक्सक्लेम दैट इट वॉज ग्रेट एंड सेड दैट हर डाइट सीम्ड टू बी वर्किंग, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना यार, जो हमने आपको ट्रिक्स बताए थे बिल्कुल वही अप्लाई करके हम इन क्वेश्चंस के आंसर ला रहे हैं, ठीक है, ताकि अगर इन्हें हम ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो ये पूरा वीडियो बहुत लंबा हो जाने वाला है। सो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। गैप फिलिंग का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट टू फिल इन द ब्लैंक फॉर द गिवन लाइन। लाइन क्या है, अल्कोहल के बारे में है। अल्कोहल क्या है, अ ड्रिंक दैट डैश बैड डिसीजंस लुक गुड। अल्कोहल क्या है, एक ऐसा ड्रिंक है जो बुरे डिसीजन को भी अच्छा दिखना, ऐसा लगता है कि हम बुरा डिसीजन ले रहे हैं लेकिन वो भी अच्छा लगता है, पीने के बाद सब कुछ अच्छा लगता है कि नहीं। चलो इसमें सही ऑप्शन क्या है, क्या भरना है, अब क्या भरना है हमें, अ ड्रिंक दैट मेड बैड डिसीजंस लुक गुड, यही होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। सेकंड वाला ऑप्शन ही हमारा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई यहां पर देख सकते हो आप, विल मेक तो हम यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अल्कोहल के बारे में बताया जा रहा है ना, तो अल्कोहल ऐसा है, होगा नहीं, तो विल मेक तो बिल्कुल नहीं होगा, मेक्स भी नहीं होगा, इज मेकिंग भी नहीं होगा। अ ड्रिंक दैट इज मेकिंग बैड डिसीजंस लुक गुड, गलत है भाई, मेक्स ये भी गलत होगा, तो मेड यहां पर हमारा करेक्ट लग रहा है। एक बार पढ़ के भी देखोगे तो ये सही लग रहा है, अ ड्रिंक दैट मेड बैड डिसीजंस लुक गुड, ठीक है। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, चूंकि देख के ही लग रहा है कि हमारा एरर और करेक्शन का क्वेश्चन है। तो इस सेंटेंस में हमारी गलती दी गई है और आपको गलती ढूंढनी है, क्या है कि द अर्थ इज वन ऑफ द 8 प्लैनेट दैट गोज अराउंड द सन। सीधा सीधा दिख रहा है भाई, द अर्थ इज वन ऑफ द 8 प्लैनेट, 8 है यहां पर और यहां पर दिया है प्लैनेट। अब भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मिलकर प्लैनेट्स हो जाएंगे ना, प्लैनेट थोड़ी ना रहेगा मेरे दोस्त, तो 8 प्लैनेट्स होना चाहिए। तो प्लैनेट की जगह पर क्या होना चाहिए, प्लैनेट्स होना चाहिए। हमारा बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा अगेन क्या है कि भाई गैप फिलिंग का क्वेश्चन है। कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन आपको 4 नीचे दिए गए हैं, चूज करके इस ब्लैंक में आपको भरना है। क्या है कि भाई माय स्कूल डैश अ फन एंड फूड फेयर नेक्स्ट मंथ टू रेज मनी फॉर द स्कूल बिल्डिंग फंड। आपको 4 वर्ब के फॉर्म दिए गए हैं और कौन सा वर्ब का फॉर्म यहां पर यूज होगा। देखो, माय स्कूल अ फन एंड फूड फेयर नेक्स्ट मंथ, जो मेरा स्कूल है वो एक मेला ऑर्गेनाइज करने वाला है अगले महीने, ताकि वो पैसे जुटा सके स्कूल के बिल्डिंग के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो भाई ये कार्यक्रम कब है, अगले महीने है। अगले महीने है तो विल का यूज होना चाहिए ना, बिल्कुल विल का यूज होना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी कोई भी चीज होना फिक्स हो गया हो, उसका डेट फिक्स हो गया हो ना, तो हम विल का यूज नहीं करते हैं। तो हम क्या यूज करेंगे,
इज ऑर्गेनाइजिंग का यूज करेंगे। माई स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, ऐसे ही हम नोटिस बोर्ड में भी लिखते हैं ना कि आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ राइटिंग कंपटीशन। तो इज ऑर्गेनाइजिंग क्यों यूज करते हैं? क्योंकि यहां पर डेट फिक्स है कि कब होगा, अगले महीने होगा। तो जब भाई डेट फिक्स हो, फ्यूचर में है मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी हम विल का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर डेट फिक्स है, और जब डेट फिक्स हो जाती है तो विल ऑर्गेनाइज नहीं बल्कि इज ऑर्गेनाइजिंग होगा। ये दोनों पास्ट के वर्ब हैं जो कि नहीं यूज होगा, क्योंकि भैया काम हमारा कब है, अगले महीने है, फ्यूचर में है। ठीक है, तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? डी वाला, इज ऑर्गेनाइजिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अगेन हमारा गैप फिलिंग का क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट। देखो क्या लिखा है, योर फ्रेंड्स डैश फॉर यू फॉर ओवर एन आर। अब देख सकते हो आप यहां पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं, योर फ्रेंड्स फॉर यू फॉर ओवर एन आर मतलब तुम्हारे दोस्तों ने वेट किया 1 घंटे तक। ठीक है, उसके बाद वो लोग चले गए, तो पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, योर फ्रेंड्स वेटेड। क्या यूज करेंगे? योर फ्रेंड्स वेटेड फॉर यू फॉर ओवर एन आर। समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन सोनू एंड रोहन बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। सोनू और रोहन के बीच में बातचीत हो रही है। क्या बातचीत हो रही है? सोनू कहता है हाउ डू यू स्पेंड योर वेकेशन। रोहन कहता है आई विजिटेड मैसूर विथ माय पेरेंट्स। अब इसी को आपको रिपोर्ट करना है। इन रिस्पॉन्स टू सोनूज क्वेश्चन अबाउट हाउ he had spent his vacation, रोहन रिप्लाइड दैट। रोहन ने क्या रिप्लाई किया? आई को सबसे पहले चेंज करेंगे। आई हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट, यानी जो बोल रहा है। कौन बोल रहा है? रोहन बोल रहा है। रोहन कौन है? ही है। रोहन रिप्लाइड दैट ही। ठीक है, रोहन रिप्लाइड दैट ही। अब ही विजिटेड है जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये चेंज हो जाएगी हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में। तो भाई रोहन रिप्लाइड दैट ही हैड विजिटेड, ही हैड विजिटेड मैसूर, ही हैड विजिटेड मैसूर विथ अब चूंकि माय है, माय हमारा फर्स्ट पर्सन है जो अगेन बोलने वाले के अकॉर्डिंग चेंज होगा। बोलने वाला कौन है? रोहन, तो हिस हो जाएगा। हिस parents, his how he had spent his vacation। ठीक है, he had visited Mysore with his parents। यहां पर क्या यूज करेंगे? with his parents। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है हमारा? एरर करेक्शन का क्वेश्चन है। इस सेंटेंस में आपको एरर ढूंढना है। इन ब्रिटिश इंडिया वॉज नोन लाइक कंट्री ऑफ महाराजास। मैंने आपको लाइक और एस में फर्क बताया था। क्या फर्क है लाइक और एज में? लाइक सिमिलरिटी दिखाने के लिए यूज होता है, एज एक्चुअल कौन सी चीज थी वो दिखाने के लिए यूज होता है। तो भाई कि अंग्रेजों के जमाने में जो इंडिया था ना, वो महाराजाओं का देश था, वो एक्चुअल है, सच है। ऐसा सिमिलरिटी में नहीं दिखाया जा रहा है, ये सच है। तो लाइक की जगह हम क्या यूज करेंगे? एस का यूज करेंगे। तो एरर क्या है हमारा? लाइक है। करेक्शन क्या होगा? एस का यूज होगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9 की भाई? राशा आस्क्ड अवनी अ क्वेश्चन अबाउट हर प्रोजेक्ट वर्क। रिपोर्ट राशास क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? हैव यू फिनिश्ड द प्रोजेक्ट येट। तो ये आप देख सकते हो कि ये यस नो टाइप क्वेश्चन है, और यस नो टाइप क्वेश्चन की जो शुरुआत होती है वो इफ से होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि भाई राशा आस्क्ड अवनी, क्या लिखेंगे? राशा आस्क्ड अवनी, क्या पूछा अवनी से? इफ हैव यू, पहले यू आएगा फिर बाद में हैव आएगा। तो यू हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सन अपॉन 1 2 3। आप देख सकते हो सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट कौन? सुनने वाला। सुनने वाला कौन है? अवनी, एक लड़की है। तो राशा आस्क्ड अवनी इफ शी, हैव हो जाएगा हैड में। इफ शी हैड फिनिश्ड, उसके बाद द प्रोजेक्ट येट, जो भी लिखा है आप उसको यहां पर लिख दोगे एज इट इज। चेंज क्या करना है? बस ये इफ यूज करेंगे, फिर यू की जगह शी लगाएंगे और हैव की जगह हैड। बाकी जितना सेंटेंस है वो रहेगा वैसे ही। बस ये 3 वर्ड आपको चेंज करना है इसमें, आप इसको क्वेश्चन को रिपोर्ट कर लोगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। क्या है? द फाउंडेशन ऑफ डैश स्टेट इज द एजुकेशन ऑफ इट्स यूथ। द फाउंडेशन ऑफ
एवरी स्टेट होना चाहिए ना, मतलब हर राज्य का जो फाउंडेशन होता है, जो न्यू होता है, वो वहां के युवाओं का शिक्षा होता है, ठीक है। ऑल नहीं होगा, होल नहीं होगा, इंटायर नहीं होगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन करने का तरीका अब तक पता चल गया होगा कि भाई इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 मैंने आपके लिए करके दिखाया। अब सेट नंबर 3 बिल्कुल ऐसा ही है, इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं, और ये जो पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं वो अनसॉल्व्ड है। अब ये अनसॉल्व्ड है और आपको सॉल्व करना है। आप लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन ढूंढने के लिए कहीं मत जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ का लिंक दिया है, पीडीएफ ओपन करो, ऐसे ही आपको 12 अनसॉल्व्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। खुद से सॉल्व करो और देखो जो ट्रिक मैंने आपको बताया ना, उन ट्रिक को सामने खोल के रखना और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तुम देखोगे कि बड़े आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हो। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी किया। तो बने रहिए यूट्यूब चैनल पर, हमारे एजुकेशनल हाइक्स पर। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार का। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।